रहीम अस्सलाम वालेकुम। ACC 501 के इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर मिड टर्म एग्ज़ाम्स के हवाले से आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये सारे MCQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, मैं वेट कर रही थी यही कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इसका पेपर दें, तो मुझे ये पता चल जाए कि किस फ़ाइल में से ACC 501 के MCQs जो हैं आए हैं। तो इस फ़ाइल में से मोस्टली ऐसे MCQs हैं जो स्टूडेंट्स को रिपीट होकर आए हैं। आप इन सारे MCQs को एक बार अच्छे से पढ़िएगा, इनके राइट ऑप्शंस याद रखिएगा। इंशाल्लाह जो आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो काफ़ी हद तक इससे जो है वो ईज़िली कवर हो जाएगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट MCQs हैं। जो है हर लेक्चर में से 1-2 MCQs इसमें जो हैं उन्होंने दिए हुए हैं। 28 पेजेस हैं, मिनिमम कोई 20-30 MCQs होंगे। तो आपने थोड़ा सा टाइम देके इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा। उसके अलावा आपको पता है जैसे कि सब्जेक्टिव में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, वो सारे जो हम पढ़ते हैं वो बहुत कम ऐसा होता है कि हम सब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव में इतनी अच्छी ग्रिप रखें कि आपको अगर सब्जेक्टिव इतनी अच्छी नहीं भी हुई तो आप ऑब्जेक्टिव से अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिड टर्म में गेन कर लें। क्योंकि अब ये भी रूल हो चुका है कि अगर आप जो है मिड टर्म में अच्छे मार्क्स नहीं लेते या पास नहीं होते तो आप फाइनल टर्म में जो इसके है डेटशीट वो नहीं बना सकते। तो आप अगर मिड टर्म में 20% मार्क्स लेते हैं तो देन आप फाइनल टर्म की डेटशीट बनाएंगे और देन फाइनल टर्म के पेपर्स में अपेयर होंगे। ठीक है, तो आपने मिड टर्म में अच्छे मार्क्स लेने हैं ताकि आपको फाइनल टर्म में कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे मार्क्स भी आ जाएँ, अच्छे ग्रेड्स भी आ जाएँ, CGPA भी आपको अच्छा बन जाए। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन है, पहला MCQs है वो देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न ऑन अ रिस्की इन्वेस्टमेंट एंड दैट ऑन अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा इसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि राइट ऑप्शन थे नहीं, तो मैं हमेशा अपनी वीडियो को बनाने से पहले सारे जो राइट ऑप्शन होते हैं या वो MCQs होते हैं वो एक बार सर्च करके देख लेती हूँ कि उसके जो ऑप्शन है राइट है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स से भी वीडियो देखनी होती है तो फिर एक स्टूडेंट नहीं है, काफ़ी हैं, तो फिर किसी का भी जो है वो ऑप्शंस की वजह से जो है उनके मार्क्स ना ख़राब हो, तो इसलिए मैं पहले ज़रूर चेक कर लेती हूँ। फिर भी कमेंट बॉक्स ओपन है, किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी MCQs का ऑप्शन में कोई भी ऑब्जेक्शन हो, कोई भी आप लोगों को मिस लीड हो तो आप काइंडली उसमें बता दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी उनसे फ़ायदा हो सके अगर आपको कहीं से कुछ भी गलत लगता है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट MCQs था द डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न ऑन अ रिस्क इन्वेस्टमेंट एंड दैट ऑन अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। ए ऑप्शन है रिस्क रिटर्न, सेकंड ऑप्शन है रिस्क प्रीमियम, थर्ड ऑप्शन है रिस्क फैक्टर एंड डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, यानी रिस्क प्रीमियम इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट MCQs है द ऑब्जेक्टिव फॉर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवर्सिफिकेशन इज टू। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है मिनिमाइज द रिस्क, सेकेंड ऑप्शन है मैक्सिमाइज द रिटर्न, सी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ एंड डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए एंड बी बोथ। द ऑब्जेक्टिव फॉर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवर्सिफिकेशन इज टू मिनिमम एंड मैक्सिमाइज द रिस्क एंड रिटर्न, यानी ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, यानी ए एंड बी। नेक्स्ट MCQs है while studying the relationship in risk and return it is commonly known that A ऑप्शन है higher the risk lower the return, second ऑप्शन है lower the risk higher the return, C ऑप्शन है higher the risk and higher the return and D ऑप्शन है none of the above। तो इसमें रिस्क भी हायर है, रिटर्न भी हायर है, तो इसका जो सी ऑप्शन है हायर द रिस्क एंड हायर द रिटर्न वो राइट ऑप्शन है इस MCQs का। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है सपोज यू bought 1500 shares of a corporation at ₹25 each. After a year you received 3000 rupees 2 per share in dividends. At the end of the year of the stock sales rupees 30 each. If you sell the stock at the end of the year your total cash inflow will be 4800. 15 shares 30 each is equal rupees 45 and dividend जो है इसके वो 3000 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा द कैपिटल गेन विल बी। अब सारा कुछ उन्होंने हमें दे दिया, उन्होंने हमें सिर्फ ये कहा है कि आपने इसका कैपिटल गेन बताना है। और सिर्फ ये नहीं, ऐसे MCQs काफ़ी होते हैं जो कि जो वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज कर देते हैं और आपको इसी तरह के MCQs बना के मिड टर्म में या फाइनल में दे देते हैं। क्योंकि आपको पता है ACC 501 हो गई इसमें या 301 हो गई इसमें, ऐसे MCQs बहुत ज़्यादा इंक्लूड होते हैं। अच्छा, इसका जो है ए ऑप्शन है 10,500, बी ऑप्शन है 75,000 एंड सी ऑप्शन है 10,000 एंड डी ऑप्शन है 700।
तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है 7500, यानी 7500। ठीक है, यानी 1500 को हम अगर उसमें 1500 में हमें जो हमने डिवाइड करना है 5 को, और गेन पर शेयर इज इक्वल हमारे पास 7500 आएगा। इस तरह से इन्होंने जो है उसका कैपिटल गेन निकाला है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को नोट करना है कि इसका जो राइट ऑप्शन क्या है, और अगर ऐसा ही आपको आता है तो आपको कैपिटल गेन किस तरह से किसी भी वैल्यू का कैसे निकालना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा द डिवाइडेंड यील्ड विल बी। फर्स्ट ऑप्शन है 8.50%, सेकेंड ऑप्शन है 6.25%, सी ऑप्शन है 8.00% यानी 8%, और डी ऑप्शन है 6.7%। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है 8%, 8.00% यानी 8% इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा, वो किस तरह से 1500 को डिवाइड किया 25 पे, इज इक्वल आया 37500, फिर उसको डिवाइड किया 3000 पे, और इक्वल आ गया 800 के। ठीक है, अगर आपको किसी का भी डिविडेंड पूछते हैं तो वो फिर आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हर सब्जेक्ट में मुझे नहीं पता होता किस तरह से क्या करना है, तो मैं आपको सारे एमसीक्यू से ज़रूर बता देती हूँ। जैसे कि अब मुझे एमजीटी के सब्जेक्ट्स का सारा पता है, तो मुझे उसमें ज़्यादा जो है कमांड है, तो मैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझा सकती हूँ। लेकिन ये है कि मुझे जिसकी फ़ाइल जो है जिसमें पेपर आता है मिड टर्म का, तो वो मैं आपके साथ जो है ज़रूर शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर आपका थोड़ा बहुत उससे फ़ायदा हो सके तो और क्या चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू से, अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा टोटल परसेंटेज रिटर्न्स विल बी। ए है 20%, बी है 28%, सी है 32%, डी है 35%। तो इसका भी राइट ऑप्शन 28% है। पहले उन्होंने हमसे डिविडेंड पूछा था, अब उन्होंने हमसे टोटल परसेंटेज रिटर्न्स पूछी हैं। अच्छा, उसके बाद जो है उसमें क्या है कि हमने हमारे पास कितना है, 4800 को माइनस किया 37500 पे, डिवाइड किया 37500 पे, इज इक्वल आ गया 28% के। अच्छा, अब आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास ये उन्होंने एक हमें एमसीक्यूज़ दिया है। ठीक है, यानी इस एमसीक्यूज़ की हमने सबसे पहले हमने कैपिटल गेन निकाला, हमने यहाँ पे कैपिटल गेन लिख दिया। उसके बाद उसी का ही उन्होंने अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा जो हमें दिया है, इसी का ही उसके बाद उन्होंने कहा आपने डिवाइडेंड निकालना है। तो हमने इसी ही जो है सपोज जो उन्होंने हमें दिया है, हमने इसी को देखते हुए एक उनका जो है डिवाइडेंड यील्ड निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद इसी डेटा को देखते हुए जो उन्होंने हमें गिवन डाटा दिया है, हमने टोटल परसेंटेज निकाली। तो देन ये तीन चीज़ें जो हैं हमने इसमें निकाली हैं। ठीक है, तीन चीज़ें इसी गिवन डाटा को देखते हुए हमने निकाली हैं। सबसे पहले कैपिटल गेन निकाला, डिविडेंड निकाला, देन हमने परसेंटेज रिटर्न्स निकाली। और ये किस तरह से निकाली, जो एक डाटा उन्होंने हमें ऊपर दिया है उसी को देखते हुए हमने ये तीनों चीज़ें निकाल ली हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसी तरह से वो आपको देते हैं, एक गिवन डाटा देते हैं और उसका एमसीक्यूज दे देते हैं। देन फिर कोई और गिवन डाटा देंगे, उसका आपको कैपिटल गेन या डिवाइडेंड निकालना होगा। तो इस तरह से उन्होंने एक ही सपोज यूरबाउट जो भी उन्होंने स्नैरियो दिया है, उसी में से उन्होंने तीन एमसीक्यूज हमें निकाल के दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइडेंड कैसे निकालना है, परसेंटेज रिटर्न्स कैसे निकालनी है, कैपिटल गेन कैसे निकालना है, ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता होंगी, तो आप किसी भी वैल्यूज़ को ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अच्छा, एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज फ्रॉम द इशूइंग कंपनी ऑफ जनरल पब्लिक। फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंडरी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है प्राइमरी मार्केट, एंड सी ऑप्शन है कैपिटल मार्केट, एंड डी ऑप्शन है मनी मार्केट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है प्राइमरी मार्केट, यानी बी ऑप्शन जो है वो राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। अच्छा, नेक्स्ट है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस शेयर होल्डर फोकस विल बी ऑन द। ए ऑप्शन है लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, सेकेंड ऑप्शन है लॉन्ग टर्म कैश फ्लो ऑफ द फर्म, सी ऑप्शन है प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द फर्म, एंड डी ऑप्शन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है सी प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द फर्म, यानी इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। अच्छा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हेल्प्स यूजर टू असेस एंड आइडेंटिफाई ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये ऑप्शन है द इम्पैक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फिक्स्ड एसेट्स। बी ऑप्शन है द कंपनी एबिलिटी टू पे डेबिट्स एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। सी ऑप्शन है अ कंपनी नीड फॉर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग,
एंड लास्ट ऑप्शन है द कंपनी रिलायंस ऑन कैपिटल लीजेस। तो जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का, द कंपनीज रिलायंस ऑन कैपिटल लीजेस। ठीक है। Next MCQ is suppose Yunus Corporation has balance of merchandise of 5,000 units. If wants to sell 2,000 units at 90% of its cost on cash, what would be the effect of the transaction on the current ratio? ठीक है, ए है हमारे पास फॉल, बी है राइज, सी है रिमेन अनचेंज एंड डी है नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है फॉल। इसका राइट ऑप्शन है सपोज यूनिस कॉर्पोरेशन हैज बैलेंस ऑफ मर्चेंडाइज ऑफ 5,000 यूनिट्स, if want to sell 2,000 units at 90% of its cost on cash, and what would be the effect on the transaction on the current ratio? तो फाल जो है यानी फर्स्ट ऑप्शन वो राइट ऑप्शन है एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ द इंटरेस्ट रेट इज 18% compounded quarterly, what would be the 8-year discount factor? A option है 1.42215, B option है 2.75886 and C option 3.75886 and D option है 4.08998। अच्छा, इसको आपने किस तरह से करना है? अगर जैसे कि उन्होंने साथ में तो हमें बता दिया है कि हमने इस तरह से इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके हमने अपना आंसर निकाला है। अब अगर आपको 18% की जगह 20% दे दिया जाता है तो आप 18 की जगह 20% लिखेंगे। अगर आपको 8 ईयर डिस्काउंट की जगह 5 ईयर डिस्काउंट दे देता है तो जो 4 के ऊपर आपने लिखा है वहाँ पर आप 8% लिखेंगे। अब आपको भी पता होता है क्वार्टरली किसे कहते हैं, चौथे हिस्से को, वो हमने लिखा। उसके बाद 8 ईयर डिस्काउंट फैक्टर हमने ऊपर लिख लिया, 18% उन्होंने हमें दिया था वो हमने लिख दिया, अपना इंटरेस्ट रेट हमने 1 के साथ प्लस करना है। तो अगर आपको वैल्यूज़ अपने से देते हैं या परसेंटेज अपने से देते हैं, ईयर्स अपने से देते हैं, तो आप इसको इसी तरह से सॉल्व करके अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर ब्रैकेट के बाहर है 8 तो हम 4 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे 4 को। अगर ब्रैकेट से बाहर ना होता तो हम इसको 4 मल्टीप्लाई बाई 8 करते, देन हम अपना आंसर निकालते। तो आपने इसको गौर से किस तरह ब्रैकेट के बाहर है हमने किस तरह से इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है, प्लस करना है, तो किस तरह से हमारा आंसर आएगा। आपने उस तरह से कोई भी वैल्यू अगर आपको दे दी जाती है तो आप उसको इस तरह से सॉल्व करके अपना आंसर लिख लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू से यू हैव अ कैश ऑफ रुपीज़ 1,50,000 if a bank offers you 4 different compounding methods for interest. Which method would you choose to maximize the value of your rupees 1,50,000? A है compounded daily, B है compounded quarterly, C है compounded semi-annually यानी सेमी एनुअली, ठीक है, और डी है कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन है वो है कंपाउंड डेली। ठीक है। अच्छा, एक दो फाइल है जिसमें यहाँ पर कंपाउंड एनुअली लिखा है, कंपाउंडेड एनुअली, बट मैंने इसको अगेन जो है वो देखा है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है, तो वो कंपाउंडेड डेली है। ठीक है, आप लोगों ने गलती से कंपाउंडेड एनुअली नहीं लिखना, इसका राइट ऑप्शन कंपाउंडेड डेली ही है। ठीक है, इसको मैंने वेरीफाई किया है, इसका यही ऑप्शन राइट है। यू हैव अ कैश, अगर आपके पास कैश है 1,50,000 इफ़ अ बैंक ऑफर्स यू डिफरेंट कंपाउंडेड मेथड योर इंटरेस्ट, विच मेथड वुड यू चूज टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ योर ₹1,50,000। तो आप कौन सा ऐसा मेथड को चूज़ करेंगे, बैंक ऑफर्स जो आपको देते हैं इंटरेस्ट पे, तो आप 1,50,000 के पीछे किस मेथड को चूज़ करेंगे, तो वो कंपाउंडेड डेली होता है, वो कंपाउंडेड एनुअली नहीं होता। अब 1,50,000 के पीछे आप देखें तो आपको एनुअली तो नहीं मिलेगा ना, यानी एनुअली होता है कि 1 ईयर के बाद एनुअल, तो जो डेली होता है वो आपको डेली के डेली जो है वो इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू से अली कॉर्पोरेशन हैज़ अ कैश कवरेज रेशियो ऑफ 6.5 times वेयर एज इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज ₹750 million and interest on long term loan is ₹160 million. What would be the annual depreciation for the current year? A है ₹200 million, B है ₹250 million and C है ₹275 million and D है ₹290 million। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ₹290 million। ठीक है, अली कॉर्पोरेशन हैज़ अ कैश कवरेज रेशियो ऑफ 6.5 times, तो वेयर एज its earning before interest and tax is ₹750 million and interest on long term loan ₹160 million। तो उसकी एनुअली डिप्रिसिएशन क्या होगी, तो उसकी जो एनुअली डिप्रिसिएशन होगी वो 290 मिलियन होगी। ठीक है। अच्छा, अजान हो रही है, मैं आपको अजान के बाद जो है यहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं।
A bank offer 20% compounded monthly, what would be the effect annually rates of return? अब सेम वही मैंने जो चीज़ आपको पहले ऊपर बताई थी, सेम वही एमसीक्यूज उन्होंने दिया है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज कर दी हैं। अब निकालना हमने क्या है, हमने इंटरेस्ट रेट ही निकालना है, और हमने वैल्यूज़ जो हैं वो जो हमें इन्होंने दी हैं वो हमने वो लिख लेनी है, ठीक है। यानी फॉर्मूला वही है, परसेंट में ही हमारा आंसर निकलेगा, लेकिन अब जैसे कि फॉर्मूला वही है 20%, वहाँ पर क्या था 18%, तो हमने यहाँ पर 20% की जगह क्या लिखा था 80%। अब यहाँ पर वो आके कह रहे हैं कि एनुअली रेट्स हमें निकालने हैं, तो एनुअली रेट्स कैसे निकालते हैं आप देखें, एनुअल को हम कहते हैं यानी ईयरली, तो ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो हमने यहाँ पर 12 मंथ्स लिख लिए। सेम वही फॉर्मूला आया, जस्ट वैल्यूज़ उन्होंने हमें चेंज करके दी हैं, हमने सेम उसी तरह से उसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अपनी परसेंट जो है वो निकाल लेनी। इस तरह से अगर आपको कोई और वैल्यूज़ दी जाती हैं उसका आपको निकालना होता है, तो आपको इसी फॉर्मूले से इजीली पता चल जाएगा कि हमें किस तरह से इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। अब देखिए उसके बाद उन्होंने हमें सेम हमने वही फॉर्मूला लिखा है, 1 को ही प्लस किया है, 20% जो उन्होंने हमें दिया था वही लिखा है, और उसके बाद जो हमारे पास एनुअली आ रहा था वो हमारे पास 12 मंथ्स थे, हमने वो लिख लिया। उसके बाद जो है हमने उसको जो जब कैलकुलेशन थी वो की, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब आप ये देखें कि हमने इसको जो है 1% में कैसे किया, आपको पता है जो पॉइंट है ज़ीरो जितने हों तो वो आगे जो है उसके आगे लग जाता है 21 के, यानी जितने पीछे ज़ीरो होते हैं तो पॉइंट को चेंज कर देते हैं, और उसके बाद जो है हम उसको परसेंट में कर देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर निकल आएगा। वैल्यू बस आपको उसका पता हो ना फॉर्मूले का, तो वैल्यूज आप कोई भी दे देंगे तो आपको इजीली इसकी राइट ऑप्शन का पता चल जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एनसेट कॉर्पोरेशन रिपोर्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 50,000 for the current year. It has taken a long term loan of 2 million from a local bank. 10% to the tax is charged at the rate of 32%. What will be the saving in taxes due to the presence of debit financing in the capital structure of the firm? First option has 60,000, second option 64,000, C option है 72,000 and D option है 74,000। अब जो B option है 64,000 वो राइट ऑप्शन है। उन्होंने कैलकुलेशंस भी यहाँ पे करके दिखाई हैं कि पहले हमने इंटरेस्ट लिखा, उसके बाद हमें जो है जितना इंटरेस्ट हमें दिया था 0.10% वो लिखा, उसको डिवाइड किया हमने, 2 मिलियन को हमने 10% जो है इंटरेस्ट के साथ हमने उसको डिवाइड किया, यानी पहले 2 मिलियन लिख लिया, देन हमने डिवाइड किया 10% इंटरेस्ट के साथ, जो हमारा आंसर है वो लिखा, फिर हमने अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट लिखा। और अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट क्या था, पहले हमने ये लिख लिया 50,000 को हमने माइनस किया कितने में से 20,000 में से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इस 20,000 में से उसके बाद हमने क्या किया, उसका जो आंसर है वो लिखा, उसके बाद उसको डिवाइड कर दिया 0.32 के साथ जो हमें टैक्स दिया हुआ था द रेट ऑफ रिटर्न का, उसके साथ डिवाइड किया, जो आंसर है वो लिखा। देन हमने क्या किया, इन केस इस डेबिट इज़ नॉट टेकन देन द टैक्स वुड बी, अगर हमारे पास डेबिट नहीं है तो हम टैक्स क्या लिखेंगे, वही 50,000 लिखा, उसको डिवाइड किया हमने, उसके साथ जो 32% हमारे पास चार्ज ऑफ रेट था, देन हमारे पास 16,000 आया। अब हमारे पास 96,000 16,000 आ गया, और 16,000 करेंगे 1,60,000, 1,60,000 में से 96,000 हमने माइनस किया, तो हमारे पास 64,000 आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने जो है इसका आंसर निकाल लिया 64,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, NTP Corporation has decided to pay rupees 16 per share dividend every year. If this policy is to continue indefinitely, then the value of a share of stock would be dash if the required rate of return is 25%. First option is 60, second option is 64, C option है 68 and D option है 74। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है 64। अच्छा, गौर से सारे एमसीक्यूज़ आप लोग पढ़ते जाइएगा ताकि आपको, और फिर जाते वक़्त जो है वो एक बार ज़रूर पढ़ के जाएँ, चाहे स्क्रीनशॉट्स लेके रख लें ताकि आपको राइट ऑप्शंस जो हैं वो एट द टाइम ना भूलें। एमटी कॉर्पोरेशन हैज़ अ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड रुपीज़ 14% per share, whereas investor required a 17% return on the similar stock. The company's dividend grow by 7%. The price per share in the case would, ए ऑप्शन है ₹149.8, बी ऑप्शन है 184.9, सी ऑप्शन है 198.4 एंड डी ऑप्शन है 229.9। तो जो राइट ऑप्शन है वो है 149.8, ठीक है, 149.8 जो है ए ऑप्शन वो राइट ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद है RTU कॉर्पोरेशन स्टॉक इज सेलिंग फॉर ₹150 per share. The next dividend is ₹35 per share and it is expected to grow 14% more or less indefinitely. What would be the return does the stock offer you if this is correct?
अच्छा, फर्स्ट है 17%, बी है 27%, सी है 37%, डी है 47%। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो 37% है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है, सपोज अ कॉर्पोरेशन हैज थ्री शेयर होल्डर्स, मिस्टर सलमान विद 25 shares, Mr. Cream with 35 shares, Mr. Amjad with 40 shares. Each wants to be elected as one six directors according to cumulative voting rule. Mr. Cream would cast 150 votes, 210 votes, 240 votes या 300 votes। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 210 वोट्स, यानी बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश इज द मार्केट इन विच ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड अमंग इन्वेस्टर्स। फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट एंड कैपिटल मार्केटिंग। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सेकेंडरी मार्केट। ये आई थिंक रिपीट एमसीक्यूज था। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें इन्होंने तीन ऑप्शन दिए हैं और चौथा दिया ही नहीं, और इसका राइट ऑप्शन भी नहीं यहाँ पर लिखा। नेक्स्ट द प्रोजेक्ट कॉस्ट आर रुपीज 1,50,000। द पे बैक पीरियड फॉर दिस इन्वेस्टमेंट वुड बी 1.50 ईयर्स, 2.00 ईयर्स या 2.33 ईयर्स या 3.00 ईयर्स। तो 2.33 ईयर्स जो है वो राइट ऑप्शन है एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सपोज दी कॉर्पोरेशन हैज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर कैश वैल्यू इज रुपीज 540 and the project has a cost 30,000 and then profitability index would be 0.667, 1.25 या 1.50। तो 1.50 इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है एमसीक्यू से, फी पे टू द कंसल्टेंट फॉर एवल्यूटिंग द project is an example of dash opportunity cost, b has sunk cost, c है decremented discriminated cost and d है none of the given। तो इसका जो राइट ऑप्शन है संक कॉस्ट है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इफ द सेल्स ऑफ अ ए बी कॉर्पोरेशन इज 20 lakh where as its cost is rupees 12 lakh during the same period, assume that annual tax rate is 37%, its annual depreciation is rupees 5 lakh, the operating cash flow of the organization would be। अच्छा, इसका जो राइट ए है जो है वो है 38 लाख 10,000, 48 लाख 10,000, 51 लाख 90,000 एंड 68 लाख 90,000। तो जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अच्छा ये जो जीरो आगे पीछे लिखे होते हैं समझ नहीं आती कि कितने लैक है और कितने नहीं है, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है हमेशा, समझ नहीं आती 12 लैक है, 1,20,000 है या क्या है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू जस्ट लाइक द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम मुझसे हो रही हो तो आई एम सो सॉरी, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, मुझे जो है ना वैल्यूज़ का बहुत प्रॉब्लम होता है। अच्छा, उसके बाद है ट्रेजरी नोट्स एंड बॉन्ड्स आर, ए ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट फ्री, बी ऑप्शन है टैक्सेबल, सी ऑप्शन है हाईली लिक्विड एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डिफ़ॉल्ट फ्री है। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पी आई रूल इज टू टेक एन इन्वेस्टमेंट इफ द इंडेक्स एक्सीड्स, ए है -1, बी है 0, सी है 1 और डी है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो जो सी है 1 वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द एवरेज टाइम बिटवीन परचेजिंग और एक्वायरिंग इन्वेंट्री एंड रिसीविंग कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इट्स सेल इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल, कैश साइकिल, रिसीवेबल पीरियड या इन्वेंट्री पीरियड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑपरेटिंग साइकिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ACC 501 के मिड टर्म एग्जाम का, ज़रूर इसको अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये ग्रुप में अगर आप देखें ACC 501 के अगर किसी ने ज्वाइन किए हुए हैं ग्रुप, तो स्टूडेंट्स ने सबसे पहले यही एमसीक्यूज जो है अपर लिखा होता है कि ये एमसीक्यूज हर स्टूडेंट को मस्ट आया हुआ है। और ये आपके जो है लेक्चर में आई थिंक लेक्चर नंबर 8 है जिसमें ये इस पे पूरी ऑपरेटिंग साइकिल, कैश साइकिल क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट, ये सब कुछ उसमें लिखा है। तो आपने इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपको सब्जेक्टिव भी बहुत आता है, ऑब्जेक्टिव भी बहुत आता है। ये पूछते हैं कि इसका जो है इसको क्या कहते हैं, इस साइकिल को क्या कहते हैं, इस साइकिल को कहते हैं, तो ज़रूर पढ़िएगा। लेक्चर आई थिंक 8 ही है आपका, तो आप एक बार देख लीजिएगा, शायद लेक्चर 8 ही है। ठीक है, क्योंकि साथ में अगर आप ग्रुप्स, अच्छी बात है आप ग्रुप्स ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें आपको पता चलता है कि डेली के डेली क्या एमसीक्यूज़ आए हैं, क्या सब्जेक्टिव आ रही है, किस तरह से एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, किस नौयत के आ रहे हैं, फिर कौन कौन सी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको हर चीज़ों का पता चलता है। हर जो है जब भी आप कोई भी अपने सेमेस्टर में सब्जेक्ट रखते हैं तो उसका ग्रुप ज़रूर ज्वाइन किया करें, ताकि आपको सब चीज़ों का थोड़ा बहुत हाउ ना हो कि किस तरह से क्या पेपर्स वगैरह देने हैं।
अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट कैश साइकिल ऑफ अ कंपनी? इन्वेंट्री पीरियड, अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड या अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर, या डी है नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू से मिस्टर मुनीर परचेज गुड्स ऑफ rupees 1 lakh on June 1, 2006 from Zishan and Brothers on credit terms 3 by 10 and net 30 on June 9. Mr. Munir decided to make payment to Zishan and Brothers. How much he would pay to Zishan and Brothers? First है 1 lakh, B है 97,000, C है 1 lakh 3,000 and D है 50,000। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 97,000 है। नेक्स्ट है डैश इज एन इंसेंटिव ऑफर्ड बाय अ सेलर टू इनकरेज अ बायर टू पे विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। ए है कैश डिस्काउंट, बी है क्वांटिटी डिस्काउंट, डी है फ्रॉड डिस्काउंट एंड डी है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। सो कैश डिस्काउंट is the right option. Like just suppose Flatonian Corporation has a debit to equity ratio of 2 by 3. You are analyzing the capital structure of this corporation based on debit to equity ratio of the corporation. How much portion of the capital structure is financed through equity? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 66.67%, बी है 33.34, सी है 0%, डी है 60%, बट राइट आंसर है वो है 66.67%। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू से अ मेजर disadvantage of the corporate form of organization is that dash। फर्स्ट ऑप्शन है inability of the firm to raise large sum of additional capital, बी है double taxation of dividends, सी है limited liquidity of shareholders and लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर, लिक्विडिटी नहीं है। अच्छा, लिमिटेड लाइफ ऑफ द कॉर्पोरेट फेम, तो जो बी ऑप्शन है डबल टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद जो है कुछ एमसीक्यूज अगेन शायद रिपीट होकर आ रहे हों। अच्छा, suppose you can earn a 7.2% interest rate per year. According to the rule of 72, it will take approximately a dash years to double your money. Most important MCQs है 5%, 7.20%, 10.00% या 100.0। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 10.00 ईयर। ठीक है, यानी 10 ईयर्स परसेंट, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने। रहीम कॉर्पोरेशन हैज़ अ कैश कवरेज रेशियो ऑफ 7 times its earning before interest and tax is rupees 900 million. It has total assets of rupees 3 billion. The company has a policy of charging 5% annual depreciation. By using the above information, what would be the interest expense of the year? 90 million, 120 million, 140 million, 150 million. So 150 million is the right option. Next MCQ है let's Tulips Corporation has returns on assets of the year is 14%. That corporation has a policy to retain 40% of their income. Then the corporation internal growth rate would be 5.246%, 5.754%, 5.932% या 6.589%। सो इसका राइट ऑप्शन दिया ही नहीं है उन्होंने। अच्छा, चलिए मैं इसका जो है ना सर्च करके भी आपको बताती हूँ या कमेंट में लिख दूँगी। ठीक है, ये कौन सा वाला है क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको कमेंट में बता दूँगी। अच्छा, पिन कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। इसको ना मैं सर्च करके लिखती हूँ। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ 24% कंपाउंडेड क्वार्टरली, वट वुड बी द 5-year डिस्काउंट फैक्टर? अगेन रिपीटेड एमसीक्यूज है ये। अच्छा, किस तरह से हमने देखा था? नहीं, रिपीटेड नहीं है। अच्छा, वहाँ पर था 18%। ठीक है, जो हमने किया था उसमें इंटरेस्ट रेट क्या था? 18% और क्वार्टरली सेम। अच्छा, अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे? अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि सबसे पहले हमने क्या लिखना है 1, देन क्या लिखना है प्लस, देन क्या लिखना है 0.24%, यानी परसेंट ही हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या लिखना है? डिवाइडेड बाय क्वार्टरली है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 4। अच्छा, 5 ईयर उन्होंने हमें कहा है 5-year डिस्काउंट, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 5। 4 को 5 पर मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास आंसर आएगा, देन हम वो यहाँ पर लिखेंगे 1 + 0.24। जो आंसर आएगा उसको फिर हम लोगों ने डिवाइड कर देना है 4 के साथ, तो हमारा आंसर जो है वो ये आ जाएगा। इस तरह से आपने इसको जो है वो आंसर लिखना है। अब ये सेम वही चीज़ है जो हमने ऊपर की थी। मैं आपको अगेन एक बार दिखा देती हूँ ताकि आपको फॉर्मूला और कैलकुलेशन वगैरह याद रहे कि हमने इंटरेस्ट रेट किस तरह से फाइंड करना है, नहीं उसका किस तरह से हमने परसेंट निकालनी है। तो ज़्यादा ऊपर चली गई मैं शायद, 1 मिनट मैं आपको अभी दिखाती हूँ।
अच्छा ये देखें, हमारे पास अच्छा ये नहीं है, एमसीक्यूज भी गुम हो गया वो। काफ़ी कवर कर लिए हैं हमने एमसीक्यूज। ओके ये एमसीक्यूज थे, यहाँ पर मैं आपको दिखाती जाती हूँ। सेम इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ 18%, और यहाँ पर क्या है, 8 ईयर डिस्काउंट। सेम वही फॉर्मूला हमने लगाना है और हमने अपना आंसर को फाइंड करना है। अब ये आप देख लें 5 एमसीक्यूज है। अब सेम वही एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है, सेम वही एमसीक्यूज है। डिफरेंट उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें जो है वैल्यूज़ डिफरेंट दे दी हैं, ठीक है। ये आप देखें सेम वही था। इफ़ द इंटरेस्ट रेट 24%, क्वार्टरली भी सेम है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या दिया था, 8 ईयर, और यहाँ पर क्या दिया था, 18, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने 18 दिया था और यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, 8 ईयर्स दिया था, और जो फॉर्मूला है वो सेम यही है। इसी तरह से हमने फाइंड करके अपना जो है आंसर वो फाइंड करना है, ठीक है। मैं यही आपको कह रही थी कि वो कैलकुलेशंस में आपको वैल्यूज़ डिफरेंट देंगे। आपको जब एक फॉर्मूला पता चल जाएगा ना, हमने किसी से फाइंड करना है, तो आपके लिए कोई भी एमसीक्यूज मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। द बॉन्ड्स आर क्लासिफाइड एज डैश इफ द मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड इज लेस देन 10 ईयर्स व्हेन इशूड। फर्स्ट ऑप्शन है term finance certificate, second है debentures and notes, and last option none of the given options, और no notes जो है वो right option है MCQs का, ये भी important है। अच्छा नेक्स्ट है dash is a kind of bond that allows the holder to the force the buy issue to buy the bond back at a stated price। फर्स्ट है convertible bond, D है floating rate bond, put bond, and none of the given options, so put bond is the right option of this MCQs। next है financial institution facilitate individuals and firm in borrowing, lending, pooling of risk, or all of the given options, so all of the given options are right option। next है dash, most important MCQs है ये, most important, काफ़ी स्टूडेंट्स को रिपीट करके वो देते हैं ये एमसीक्यूज। डैश और इशूड बाय 15 लेक्चर में ये एमसीक्यूज है, और इसके जो सब्जेक्टिव है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेजरी बॉन्ड हो गया, और म्यूनिसिपल बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड पर्सनल बॉन्ड, ज़रूर इसको एक बार पढ़िएगा क्या क्या होते हैं, ठीक है। डेफिनेशंस भी आ सकती है और आपको डिफरेंस भी पूछ सकते हैं किसी भी दो बॉन्ड्स में। ऐसे एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आए हैं ACC501 में। अच्छा, आर इशूड बाय स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड, पर्सनल बॉन्ड, सो राइट ऑप्शन जो है वो है ट्रेजरी बॉन्ड्स। Next, MCQs है, you are expecting to receive 5,000 in a 3 years if the interest rate increases the present value of the future amount to you would fall, rise, remain unchanged and cannot be determined without more information. So fall is the right option, and first जो है वो right option is MCQs का। Dash is not the function of the trigger. First है preparation of financial statement, investor relationship, या cash management, या obtaining finance। So जो इसका right option है वो है obtaining finance। Next MCQ is Sarah is interested in purchasing Tom's factory. Since Sarah is a poor negotiator, she hires Maria to negotiate a purchase price, identify the parties to the transaction from the given option according to agency theory. Sarah is the agent, Maria is the principal, या Tom is the agent and Maria is the principal, या Sarah is the principal and Maria is the agent। तो ये तो ऑलरेडी सबको इजीली पता चल रहा है कि जो सारा थी वो एक प्रिंसिपल थी और उसने मारिया को हायर किया था नेगोटिएट पे कि वो जो है परचेज प्राइस करे, क्योंकि वो उसको इंटरेस्ट ही नहीं था परचेजिंग टॉम्स फैक्ट्री, यानी सारा जो थी वो वहाँ की प्रिंसिपल थी और मारिया जो थी वो एक एजेंट थी, ठीक है। अच्छा, इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ, ओ माय गॉड कितनी, अच्छा, इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ सेपरेशन ऑफ ownership and management of corporations। First option है corporations can exist forever, B option है facilitate transfer of ownership without affecting the operation of the firm, hire professional manager, और लास्ट ऑप्शन है incur agency cost। तो ये राइट ऑप्शन है इस MCQs का। Next MCQ is a firm is having difficulty in controlling its operating expenses. Which ratio category in which given will most directly reflect this problem? Liquidity, profitability, market value, या turnover? So profitability is the right option. Next MCQ is a firm investment decisions, also called the
फाइनेंसिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन या लिक्विडिटी डिसीजन या डेब्ट फाइनेंसिंग। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर फिल्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो तो उसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और जो उसके बाद कहते हैं सपोज अ कॉर्पोरेशन हैज अ टैक्सेबल इनकम ऑफ 50,000 एंड द टैक्स अमाउंट कैलकुलेटेड एज अ गिवन ब्लो। सो उन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया कि हमने किस तरह से टैक्स अमाउंट को कैलकुलेट करना है, आपने इसे देख लें। कोई भी आपको टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करने को देते हैं तो आपने कैसे करनी है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो 15% है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और आपको ये आना चाहिए कि हम मार्जिनल टैक्स रेट किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले लें यहाँ से स्क्रीनशॉट, ठीक है, ताकि आपको जो है कैलकुलेटेड पता चल जाए। अच्छा उसके बाद है इन कॉन्टेक्स्ट इन ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिटर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन रियल एंड नॉमिनल रिटर्न्स इज डिस्क्राइब्ड बाय फिशर इफेक्ट, रिकॉर्डो इफेक्ट, रॉबिन्स इफेक्ट या फिर फ्रेडरिक इफेक्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फिशर इफेक्ट यानी ए ऑप्शन। The ratio showing the ability of a firm to pay its bill short run are called leverage ratio, liquidity ratio, profitability ratio, market value ratio. So right option है liquidity ratio. ये भी most important है, to pay the bill in short run are called liquidity ratio। अच्छा उसके बाद है evaluating the size, timing and risk of future cash flows is essence of capital budgeting, capital structure, inventory control, या none of the given options. So capital budgeting is the right option। Next, a semi corporation is dealing in furniture industry. It has an equity multiplier of 1.78 times. The debit to equity ratio would be 0.38 times, 0.58 times, 0.78 times, 0.98 times। अच्छा जितने एमसीक्यूज हो गए, मे भी मेरा निकाल के आपको इससे ज़्यादा कुछ और एमसीक्यूज करने चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे और सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, और सब्जेक्टिव अच्छा हैंड पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट वगैरह बताया ना, बॉन्ड्स वगैरह, वो ज़रूर पढ़िएगा, उसमें से काफ़ी आपका पेपर आता है। अच्छा ये भी अगेन रिपीट है। उसके बाद ये भी रिपीटेड एमसीक्यूज है। एसटीएन कॉर्पोरेशन हमने ऊपर पढ़ा है। उसके बाद पीएस नो कॉपन जीरो ग्रोथ बॉन्ड। अच्छा ये भी इनकम स्टेटमेंट भी। अच्छा उसके बाद डिप्रिसिएशन एक्सपेंस्ड। अच्छा इन्वेस्टर डिमांड से जो है रिपीटेड नहीं है, ऊपर से सारे आपके एमसीक्यूज जो थे वो रिपीटेड है, यानी बार बार वो एक एमसीक्यूज दे रहे हैं। इन्वेस्टर डिमांड एक्स्ट्रा यील्ड ऑन ये भी आई थिंक रिपीटेड ही है। अच्छा चलिए पढ़ लेते हैं। अच्छा इन्वेस्टर डिमांड एक्स्ट्रा यील्ड ऑन अ टैक्सेबल बॉन्ड ऑन एज अ कंपनसेशन ऑफ द अनफेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट नाउन एज टैक्स प्रीमियम, टैक्सेबिलिटी प्रीमियम, इन्फ्लेशन प्रीमियम या इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रीमियम, नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन। टैक्सेबिलिटी प्रीमियम इज द राइट ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट भी, यस नेक्स्ट भी आपका रिपीटेड एमसीक्यूज है। अच्छा उसके बाद ये ट्रू फॉल्स वाले सारे आ गए। अच्छा इसमें ट्रू फॉल्स वाले बहुत कम आते हैं, बहुत कम, एक दो आपको एमसीक्यूज में भी आ जाए, बहुत कम आते हैं। चलिए अभी भी आप पढ़ लें। अ सीरीज ऑफ कांस्टेंट और लेवल कैश फ्लो दैट अकर्स एट द एंड ऑफ ईच पीरियड फॉर सम फिक्स्ड नंबर ऑफ पीरियड्स इज कॉल्ड प्रेपरेटरी। तो इसका जो है प्रेपिट्यूटी वर्ड्स बहुत ही कोई ना। अच्छा इसका ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉलर इन हैंड टुडे इज वर्थ मोर देन अ डॉलर प्रॉमिस्ड एट सम टाइम इन फ्यूचर, ट्रू है। प्रॉफिट मार्जिन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेट इनकम ओवर सेल्स, ट्रू है। उसके बाद है वाइल कॉमन size statement, balance sheet items are known as percentage of total liabilities, true है। उसके बाद present value of all cash flow can be calculated by compounding each cash flow separately, false है। And then the present value of a sum of rupees 100 to be received in future will be less than 100 है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, ये भी रिपीटेड एमसीक्यूज है। अच्छा कंपाउंडेड मंथली भी रिपीट है, अगर आपको याद हो तो हमने ये, अच्छा वहाँ पर था 1,50,000, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने सेम वही एमसीक्यू दिया लेकिन उसको 1,000 कर दिया, अगर आपको याद हो अभी हम पढ़ के गए हैं। तो वो 1,50,000 था, यहाँ पे 1,000 कर दिया, तो इस पे भी हम मंथली ही जो है वो इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद इफ़ अ बॉन्ड सेल्स अ हाई प्रीमियम देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड, ट्रू। तो ये जो है ना बॉन्ड प्राइस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बॉन्ड प्राइस greater than per value and YTM less than copper rate, most important है। उसके बाद what will be the value of 2,000 face value bond with the 8% coupon rate and what required return 12% what
मेच्योरिटी इन 5 ईयर, ये भी शायद रिपीटेड ही है। अच्छा, इसका इम्पोर्ट जो है राइट ऑप्शन हुआ 1712, यानी 1712, राइट ऑप्शन है बी। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, ये भी रिपीटेड है। मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये न्यू है। इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड रेट्स, बॉन्ड प्राइजेस मूव इन द सेम डायरेक्शन, मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, समटाइम मूव इन द सेम डायरेक्शन, sometime moves in the opposite direction or have no relation with each other. So move in the opposite direction, right option. Next, a long term bond have dash risk or loss resulting from changes in interest. So more is the right option of this MCQs. So next have what will be the real rate if the normal rate is 17%, the inflation rate is 5%. So 11.43% is the right option. ठीक है, अगर हमने बताना है कि नॉमिनल परसेंट 17% है, इन्फ्लेशन रेट 5%, तो इसका राइट MCQ है 11.43%। द अल्टरनेट नेम ऑफ यूज्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो इसका जो है दूसरा नाम कौन सा है? अच्छा, अ, इसका दूसरा नाम है वो टाइम इंटरेस्ट अर्नड है, यानी ए राइट ऑप्शन है इस MCQ इसका। इफ़ यू वांट टू एवल्यूट अगेन रिपीटेड, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रिपीट MCQs है, बट पता नहीं रिपीट है नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा MCQs थे, पढ़ पढ़ के समझ नहीं आ रही रिपीट है या न्यू है। चलिए फिर भी पढ़ लेते हैं। इफ़ यू वांट टू एवेल्यूट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ओके, आइसक्रीम वाले भाई भी अभी आ गए हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो विल बी हेल्पफुल to you in the evaluating the performance of an organization: return on short as well as long term investment, return on equity on return on debt, C है return on equity and profit margin, तो ऑप्शन राइट वाला भी C ही है। Imran Corporation is a firm in dealing in hardware industry, and if sold 5,000 again, ये तो repeated है। अच्छा, 5,000 यूनिट्स, वहाँ पर हमें 300 जो है वो दिए हुए थे, बस हमें वैल्यूज़ जो है वो बहुत चेंज करके देते हैं, वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं इसका आंसर पता है। Mehran Corporation is dealing in furniture industry. It has equity multiplier of 1.78 times. The debt to equity ratio would be dash 0.38 times, 0.58 times, 0.78 times, and 0.98 times. So right option है 0.78 times. ठीक है, उसके बाद 4.5, अच्छा, what would be the level of EBIT of Imran Corporation? Uses both debt as well as equity financing in the capital structure. It has a cash coverage ratio of 7.5 times. Annual interest expense rupees 1 million and annual depreciation is 3 million. So 2.5 million, 3 million, 3.5 million या 4.5 million. So 4.5 million जो है वो right option है। Next, suppose Newman Corporation has a debt to equity ratio of 0.45 times. It returns on equity 18%. The return on asset would be again वही चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी है ना, जिसका हमने 1+ करना है, वो सेम उसी तरीके से यही MCQs जो है वो कवर होगा आपका। अच्छा, उसके बाद है अच्छा ये पढ़ लिया होगा हमने। उसके बाद है सियान कॉर्पोरेशन, ये भी आई थिंक पढ़ा है हमने, हाँ सियान कॉर्पोरेशन वाला भी पढ़ा है। उसके बाद है व्हाट वुड बी द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इफ कॉर्पोरेशन हैज अ रिटर्न ऑन इक्विटी ROE ऑफ 20% एंड अ रिटेंशन रेशियो ऑफ 4/6। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 25%। कैसे आया है? ROE मल्टीप्लाई किया है B, यानी ROE हमारे पास क्या था 20 था, और -1 किया और मल्टीप्लाई कर दिया B के साथ, यानी 4/6 के साथ। तुम्हारा जो आंसर है वो 25% आया। अच्छा, उसके बाद रिहान कॉर्पोरेशन, ये भी रिपीट है। ROE इन ड्यू पॉन्ट identities affected अच्छा operating efficiency, asset uses efficiency, financial leverage, all of the given options, so all of the given option is the right option. अच्छा, उसके बाद है a decrease in the percentage of net income paid out as a dividend will increase the return on asset ratio, retention ratio, leverage ratio, and profit margin. So retention ratio is the right option. उसके बाद है which of the following does not change current ratio of a business: efficient uses of current assets, change in nature of firm, change in accounting method,
of the firm या change in the management of the firm, so change in the management of the firm is the right option. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सी ऑप्शन जो है वो राइट है, और ये आपने एमजीटी में भी पढ़ा होगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होते हैं। आपने ACC501 आपने जो जितनी भी अकाउंटिंग की एच आर वगैरह उसमें सब में पढ़ा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, किसी में भी वो दे देते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बतानी होती है, तो A/1+R/T मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। उसके बाद है इंटरनल ग्रोथ रेट, टेल हाउ रैपिडली। इंटरनल ग्रोथ रेट हमें क्या बताता है कि रैपिडली द फ्रेम ग्रो, द सेल ऑफ द फ्रेम ग्रो, प्रॉफिट ऑफ द फ्रेम ग्रो, एंड ऑन ऑफ द गिवन ऑप्शन द फ्रेम ग्रो, यानी ए जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन है। You can determine the number of periods in a present value calculation if you know all of the given option D, यानी present amount भी present value भी future amount भी interest rate, यानी तीनों जो है all of the given option right option है। Which one of the present value of factor is larger PV of a factor 10%? ठीक है, ये present value factor में कौन सा ऐसा है जो larger है, तो कह रहे हैं PV of one factor for 10%, और ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है वो ये है, ठीक है, 1/1+R/T। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं, इफ डिपॉजिट 5,000 एंड टुडे इन अकाउंट में 10%, हाउ लॉन्ग इट टू 10,000। अच्छा, वो कहते हैं कि हमने 5,000 आज डिपॉजिट करवा दिया, उसके बाद पेइंग 10% हमने पे कर दिया, तो हम 10,000 को कितना लॉन्ग जो है वो ग्रो कर सकते हैं, तो 5.27 ईयर्स, 6.27 ईयर्स, 7.27 ईयर्स या 7.57 ईयर्स, तो राइट ऑप्शन जो है वो सी है। उसके बाद है द फ्यूचर वैल्यू ऑफ फर्स्ट ₹100 इन 2 ईयर्स एट 8% डिस्काउंट इज ₹116.64, 11.64, 164.64 या 164.61। राइट ऑप्शन है 116.64, ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड बोथ है एंड सी। अच्छा, क्या है, ए परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड सी है परचेजेस ऑफ स्टॉक और अदर सिक्योरिटीज, ठीक है, तो बोथ ए और सी जो है वो राइट ऑप्शन है। Changes in cash from financing are cash in when capital is raised। जो चेंजेस होती हैं फाइनेंसिंग में, कैश इन और कैश आउट में, तो वो किस तरह से होती हैं, जब कैपिटल जो है यानी कैपिटल कहते हैं मनी को, तो जो वो इंक्रीज कर जाए यानी रेस्ड हो जाए। उसके बाद जनरली चेंजेस मेड इन कैश अमाउंट रिसीवेबल डिप्रिसिएशन इन्वेंट्री एंड अकाउंट पेएबल आर रिफ्लेक्टेड इन। फर्स्ट ऑप्शन है कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड ऑन ऑफ द गिवन ऑप्शन, सो राइट ऑप्शन है कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज। अच्छा, उसके बाद रिपीटेड है ये भी, द कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअल जब भी रिपीटेड है ए एंड बी। अच्छा, ये रिपीटेड नहीं है। दे शुड लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल वैल्यूज एंड रिलेट them how a company has performed in the past, might be perform in the future, A and B both। अच्छा, यहाँ पर A and B के बजाय उन्होंने जो ऑप्शन है ना वो E F G H दिए, मतलब कह रहे हैं A and B, यहाँ पर आंसर है बोथ E and F, बट उन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। अच्छा, A and B ही करेक्ट है हमारा, ठीक है। हैज़ परफॉर्म इन द पास्ट और माइट परफॉर्म इन द फ्यूचर, परफॉर्म वो पास्ट में भी कर सकते हैं और हो सकता है कि वो फ्यूचर में भी परफॉर्म करें, सो दोनों जो है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद करंट रेशो आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज। वर्किंग कैपिटल रेशो, ये तो सबको खैर पता ही होगा कि करंट रेशो को हम वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहते हैं, जिन्होंने एमजीटी ACC एचआरएम वगैरह पढ़े में पता ही होगा कि करंट रेशो को हम वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहते हैं। उसके बाद इज कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज दैट द बिजनेस हैज कैपिटल इन एम्प्लॉयड है। गेयरिंग AC टेस्ट रेशो, वर्किंग कैपिटल पनिशमेंट, यहाँ ऑफ द गिवन ऑप्शन, सो गेयरिंग जो है वो राइट ऑप्शन है ए इस एमसीक्यूज का। डैश गिव अ पिक्चर ऑफ कंपनी एबिलिटी टू जनरेट कैश फ्लो एंड पे इट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो याद रखना आपने, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बैलेंस शीट आइटम एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ नेट सेल, टोटल रेवेन्यू, टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज, तो टोटल एसेट्स इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है एन इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग टेड्स फैक्ट्री सिंस एन इज पुअर नेगोटिएटर, शी मैरिज टू नेगोटिएट। अच्छा, ये तो हमने आगे पढ़ लिया। उसमें उन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमें यहाँ पर जो है मारिया और वहाँ पर एक और लड़की, और कौन सी लड़की थी, शायद आया था ना आगे एमसीक्यू, उसके मारिया जो है वो एजेंट है, तो उसको उसका नहीं
परचेज़ करना आ रहा था टेट फैक्ट्री, तो उसने जो है वो अपना एक आगे रख लिया नेगोटिएट, तो उसको वो क्या है, तो जो एन थी वो प्रिंसिपल है, जो मैरी है वो एजेंट है। ये हमने आगे एमसीक्यूज़ पढ़ा है अगर आपको याद हो, लेकिन उसमें नेम्स जस्ट यहाँ पे उन्होंने हमें नेम थोड़े चेंज करके दे दिए हैं, एमसीक्यू सेम वही है। अच्छा, उसके बाद ये वाला आप रहने दें, इसमें नाना ने इम्पोर्ट वो दिया हुआ है। अच्छा, ये आगे से सारे जो हैं ये भी रहने दें। अच्छा, यहाँ से अपन अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रोफेशन, अच्छा इम्पोर्टेंट पढ़ लिया करें, ये जो है ना ये तो वैसे आते भी नहीं है, स्पोज कॉपरेशन एज अ, इस तरह के नहीं आते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रोफेशन विच ऑफ द गिवन ऑप्शन वुड बी कंसीडर्ड अ कैश फ्लो आइटम फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, कैश आउटफ्लो टू परचेज बॉन्ड इशूड बाय एन अदर कंपनी, यानी डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। मोस्ट लिक्विड एसेट अकाउंट्स रिसीवेबल, ये भी हमने पढ़ा है ऊपर अगर आपको याद हो तो, आई थिंक 17 या 18 पेज पे ही हमने पढ़ा है। अच्छा, सेम वही है, accounts receivable. अच्छा, which of the given option is advantage of corporation? That is not advantage as limited, ये new है। Limited partner in a partnership, limited liability या easy transfer of ownership position या double taxation या all the options are advantage then the corporation has over the limited partner। तो B जो option है easy transfer of ownership position right option है। अच्छा, उसके बाद इन फाइनेंसिंग वी रेफर टू द मार्केट फॉर relatively long term financial instrument as the dash market, मनी कैपिटल प्राइमरी सेकेंडरी, तो कैपिटल राइट ऑप्शन है। एजेंसी थ्योरी भी पढ़ लिया है। और विच ऑफ द एक्सपेंसेस इज गिवन इज नॉट कैश आउट फ्रॉम द फिल्म। अच्छा, कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि हम कैश फ्लो में ऐड नहीं करते, तो डेप्रिसिएशन होती है। अच्छा, उसके बाद ये वाले आप छोड़ते हैं, ये वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलमोस्ट आगे यही है। एंड अच्छा, ये वाले जो है ना ये आप लास्ट वाले छोड़ दीजिएगा, ये नहीं पढ़िएगा। जो ऊपर वाले ना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो आगे मेरा ख्याल है लेक्चर्स जो है ना वो आगे चले गए। फाइनल टर्म के कुछ 2-4 लेक्चर्स उन्होंने लास्ट से एंड की जो ऐड कर दिए हैं लास्ट से, क्योंकि ये लिक्विडिटी और ये सब कुछ जो है ना ये आपके फाइनल टर्म में है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक जो है वो करिएगा। विच ऑफ द एक्सपेंसेस इज गिवन करेक्ट ऑप्शन इन गिवन ऑप्शन इज नॉट अ कैश आउट ऑफ द फिल्म डेप्रिसिएशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक आपने एमसीक्यूज करने हैं 26 पेज तक। कुछ रिपीटेड एमसीक्यूज थे वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ से आपने जो जो स्क्रीनशॉट लेने हैं वो आप ले लें। और मैं ये नहीं कहती कि बार बार वीडियो देखें, मैं ये कह रही हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि आपको याद रहे। अगर आपने वीडियो जाते वक्त देखनी है वो भी देख लें। वो ये होता है कि आपको जाते वक्त एमसीक्यूज जहन में ज़रूर रहने चाहिए, क्योंकि ACC501 वो सब्जेक्ट है जिसमें पास होना एक तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, जो सीधी बात है, बहुत मुश्किल है इस सब्जेक्ट में पास होना। इसमें सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि ना तो थ्योरी होती है, सारे आपकी लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। आपको फॉर्मूले, कैलकुलेशंस, डेप्रिसिएशन क्या है, ये सारा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, देन आप इस सब्जेक्ट में पास होते हैं। तो आप ये क्या करें, जो आपको MCQ से पास पेपर्स के मिले एटलीस्ट आप उसको अच्छे से याद करें, ताकि चलो यार कुछ नहीं भी आ रहा तो कम से कम कोई तुक्का वगैरह लग जाए, कोई जहन में याद रह जाए कि ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अच्छा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबियाँ अता करे और पास करे। हर एक को जिसने जो जो याद किया है सबको वही वही आए और वो सब बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हों। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपका दिल माने, और अगर आपका दिल नहीं चाहता तो वो ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। बहरहाल बहुत ज़्यादा गला जो है वो थक गया है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह हाफ़िज़।